पॉश एक्ट क्या है? ये दहेज वाला एक्ट नहीं है कि जहाँ पे हमने लिखा है कि हमें मारा गया, पीटा गया, डाउरी मांगी गई, ये छीन लिया, वो कर लिया, और कोर्ट जो है आंख बंद करेगी और सीधे कहेगी पहले तो अरेस्ट करके लाओ सास को, ससुर को, देवर को, जेठानी को, सबको उठा लाओ, बाकी तो फिर कार्रवाई। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में यही होता है। ठीक है। कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वर्क प्लेस पर स्पेसिफिक कानून लाने का उद्देश्य ये था कि बहुत बार महिलाओं के साथ घटना होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट। लॉ पहले आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो सजा का प्रावधान हमेशा बाद में होता है। तो ऑफिस जानता है इस बात को कि भाई अर्पित जी बहुत अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे कैरेक्टर के आदमी हैं, और वो महिला भी इस बात को मानती है, लेकिन एक इंसिडेंस होने की वजह से उसने शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन एनी हाउ ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो गलती थी। सेक्सुअल हरेसमेंट का एक लाइन में अगर आप मतलब समझेंगे तो ये कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन बाय अ मेल मेंबर जो उस महिला को अनकंफर्टेबल फील करा दे। डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट बनाया गया था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसको महिलाओं ने हथियार बना करके एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। कैसे इसका इफेक्टिव यूज होगा, इसकी जिम्मेदारी इसी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर डाली गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितना करते हैं इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। ये एक्ट कितना स्ट्रिक्ट है? तो स्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिक्ट ही उतना ही है जितनी कोर्ट्स होती हैं। लॉ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो किसी को सजा देना नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि भाई आप पार्टी में गाना गा रहे हैं कि तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त, सब डांस कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन बगल में जो आपकी महिला बैठी है उसको नहीं अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि भाई ये तो सेक्सुअली रिमार्क है मेरे ऊपर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो उसने शिकायत दर्ज करा दी। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ सेक्सुअल हरेसमेंट की घटनाएं महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के साथ होती है। ये फैक्ट। इस दुनिया में दो तरह के नियम हैं, एक लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ लैंड। अगर आप लॉ ऑफ नेचर का अनुपालन करते हैं तो आप एक स्वस्थ भारत का निर्माण करते हैं, और अगर आप लॉ ऑफ लैंड यानी कि देश के कानून का अनुपालन करते हैं तो आप संवैधानिक भारत का निर्माण करते हैं। और इस संवैधानिक भारत के निर्माण में हमारी, आपकी और हर निवासी की बराबर की भागीदारी है। नमस्कार दोस्तों, मेंटोर्स एंड मास्टर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉश एक्ट 2013 के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट दिलीप यशवर्धन जी। पेशे से अधिवक्ता हैं, ऑफिस ऑफ कोर्ट काउंसिल के नाम से लॉ फर्म चलाते हैं, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में पॉश एक्ट के तहत बनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सदस्य भी हैं। महिला एवं बाल विकास, यूनिसेफ और तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थान इन्हें पॉश एक्ट की अवेयरनेस के ऊपर लेक्चर्स के लिए आमंत्रित करती हैं। इन्हें हम अक्सर बड़े मंचों और टीवी डिबेट्स में सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर विश्लेषण करते हुए देखते हैं। समाज में युवाओं के मार्गदर्शन में भी इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। तो आइए बात करते हैं दिलीप जी से। नमस्कार सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, इससे पहले हम लोग पॉश एक्ट के बारे में बात करें, हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे समझना चाहूँगा कि किसी एक कॉमन मैन को एक कॉमन फोरम पे किसी कानून के बारे में जानना समझना क्यों ज़रूरी है। जो पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं है, जो लॉ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आखिर इस पॉडकास्ट को क्यों देखे और पॉश एक्ट को क्यों समझे। अर्पित जी, आपके सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरीके से दूंगा। आपने पूछा क्यों जानना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ आम पब्लिक को ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो लॉ है, लॉ के दो पहलू होते हैं। एक जिन्होंने कानून को बनाया, एक जो कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं, और एक जो कानून के इंटरप्रिटेशन के ऊपर अपने जजमेंट्स देते हैं। यानी कि जो कोर्ट्स हो गई वो जजमेंट्स देती हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेजिस्लेशन कानून बनाता है। लेकिन अल्टीमेटली इन तीनों के बीच में जो कॉमन है वो है पब्लिक। अगर कोई कानून बन रहा है तो वो जनता के लिए बन रहा है, तो जनता को कानून जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो कानून नहीं जानेगी तब तक उसका अनुपालन कैसे करेगी। और कई बार हमसे गलतियां इस वजह से हो जाती हैं कि हमें कानून की जानकारी नहीं है, और लॉ
लॉ ये भी कहता है कि अगर अज्ञानता है तो इसके लिए आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक बात है। तो कॉमन पब्लिक के लिए ही लॉ बनता है और हर लॉ कॉमन पब्लिक को जानना अत्यंत आवश्यक है। बल्कि मैंने तो सरकार को पर्सनल बेसिस पर कई बार लिखा है कि जो लीगल एजुकेशन है इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर करिकुलम, क्योंकि बच्चे को जब तक आप पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है और पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि एवरी सिटीजन हैज़ टू अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, हाउ? ठीक बात। अगर मुझे संविधान पढ़ाया नहीं जाएगा तो मैं उसके प्रावधानों का अनुपालन कैसे करूँगा? तो कानून जनता के लिए बनता है और जनता को जानना नितांत आवश्यक है। बहुत बढ़िया सर, मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट के साथ हमारा पॉडकास्ट इस्टेब्लिश हुआ होगा कि क्यों उन्हें देखना चाहिए आखिर ये पॉडकास्ट। तो अब शुरू करते हैं सर कि पॉश एक्ट क्या है। पॉश एक्ट 2013, इसके पहले इसका क्या नाम था, ब्रीफ में इसके बारे में बताइए सर। कोई भी कानून जब बनता है अर्पित जी, तो उस कानून के पीछे एक इतिहास जरूर होता है। उस इतिहास से ही ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, कारण निकाले जाते हैं कि क्यों ये कानून बनना चाहिए। हम लोग चलते हैं 1916 में। 1916 में यूनाइटेड नेशन ने, अभी मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ने ये थॉट जनरेट किया कि महिलाओं के राइट्स और उनकी डिग्निटी को लेकर के एक कंसर्न होना चाहिए और उन्होंने एक समिति बनाई जो ये रिसर्च करके बताए इस बारे में। उस समिति ने लगभग 30 साल काम किया और 1946 में यूनाइटेड नेशन ने कमीशन एस्टेब्लिश किया CEDAW के नाम से, कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और 1979 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इस कन्वेंशन को इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में एस्टेब्लिश किया। 81 से ये ट्रीटी इंटरनेशनल फोरम पर इफेक्टिव मानी जाने लगी। उस समय लगभग 20 कंट्रीज इसके मेंबर बने और 10 सालों के अंदर लगभग 100 नेशंस इसके मेंबर बन गए। 1993 में इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट बना, लेकिन 1992 में भारत के राजस्थान स्टेट के एक छोटे से गांव में एक रेप की घटना हुई। वो रेप की घटना हुई एक भंवरी देवी नाम की सोशल वर्कर थी उसके साथ, और उस घटना का कारण ये था कि उस सोशल वर्कर ने एक परिवार में जाकर के एक बच्ची की शादी की खिलाफत करी थी। उस खिलाफत की वजह से उस परिवार के लोगों ने भंवरी देवी के साथ गैंग रेप की घटना का अंजाम दिया। उस घटना की वजह से विशाखा नाम की एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स था, उस विशाखा NGO ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि हाँ, जो वर्क प्लेस है, अगर वर्क प्लेस पर किसी भी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 21 इसका वायलेशन है। तो इसको लेकर के जो हमारा लेजिस्लेशन यानी कि जो संसद है उसे कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। और उन्होंने जब तक लेजिस्लेशन कोई कानून नहीं बनाता है तब तक विशाखा गाइडलाइंस के नाम से एक दिशा निर्देश जारी किए और वो दिशा निर्देश हर वर्क प्लेस पर लागू होना मैंडेट कर दिया। और उसके बाद 1997 में ये जजमेंट आया। 1997 के बाद 2011 में भारत सरकार को ये लगा कि हाँ, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्वेशन सही हैं और वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो हमारे भारतीय संविधान के 14-15 आर्टिकल्स का वायलेशन है और उसको सिक्योर करने के लिए देयर मस्ट बी अ लॉ। तब उन्होंने पॉश एक्ट को बनाना शुरू किया और फाइनली 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 बन के लागू हुआ और इफेक्टिव हुआ। सर, आपने यहाँ पर बात की कि वर्क प्लेस पे अगर हैरेसमेंट होता है तो ये एक्ट लागू होता है। महिलाओं के लिए पहले भी कानून रहे होंगे उनके शोषण के अगेंस्ट में, स्पेसिफिकली वर्क प्लेस से रिलेटेड ये एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अभी तक जो कानून थे हमारे देश में वो जनरल थे। वर्क प्लेस पर स्पेसिफिक कानून लाने का उद्देश्य ये था कि बहुत बार महिलाओं के साथ घटना होती है और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या कोई भी कानून का उल्लंघन होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करना है। और जब हम थाने जाते हैं तो पुलिस हमसे किस तरह के सवाल करती है, अगर आपने दामिनी पिक्चर देखी हो तो उस इंटरोगेशन के तहत उस बच्ची से किस किस तरह के सवाल कोर्ट में पूछे जाते हैं जो कोई भी आम महिला उन सवालों का जवाब देना नहीं चाहेगी, सुनना भी नहीं चाहेगी और उसके घर वाले भी नहीं प्रेफर करेंगे कि इस तरह का सवाल ओपन फोरम पे, कोर्ट के अंदर, थाने के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति हमारे घर की बच्ची या महिला से इस तरह के सवाल पूछे उस घटना के बाद।
तो पुलिस का इंटरवेंशन ना हो, पुलिस का रोल यहाँ पर ना हो और बिना पुलिस के उस महिला को न्याय मिले, इसीलिए वर्क प्लेस पर स्पेसिफिक ये कानून लागू होगा और वहां पर महिलाओं को बिना पुलिस के न्याय मिलेगा, इसलिए इस एक्ट को स्पेसिफिकली वर्क प्लेस पर लागू किया गया। सर, इसकी डेफिनेशंस जो इससे जुड़े हुए टर्म्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या इंक्लूजन्स हैं इसमें, क्या वर्क फ्रॉम होम भी इसमें इंक्लूडेड है, ये डिटेल में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, किसी भी लॉ में डेफिनेशंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो आपके पॉडकास्ट में सुनने वालों को फ़ायदा करेंगी वो मैं बताता हूँ। जो एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, पहला टर्म, ऑफ वुमन दूसरा टर्म, एट वर्क प्लेस तीसरा टर्म। तो ये 3 टर्म जो हैं वो जनता को समझने बहुत ज़रूरी हैं कि व्हाट इज़ सेक्सुअल हरेसमेंट, हु इज़ अ वुमन एंड व्हाट इज़ अ वर्क प्लेस। तो सबसे पहले सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है हम इस पर बात करते हैं। मैं जर्नल टर्म में बात करूंगा, बहुत कानूनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि कानूनी भाषा आदमी को समझ में भी नहीं आती है। तो सेक्सुअल हरेसमेंट का एक लाइन में अगर आप मतलब समझेंगे तो ये कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन बाय अ मेल मेंबर जो उस महिला को अनकंफर्टेबल फील करा दे, चाहे वो देखने से हो, चाहे वो बोलने से हो, चाहे गाना गाने से हो, चाहे मेरे इशारा करने से हो, चाहे मेरे किसी मेल भेज देने से हो, चाहे मेरे मैसेज भेज देने से हो, या अगर मैं वर्क प्लेस पर अपने जूनियर में सबऑर्डिनेट को ये वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे सेक्सुअली फेवर करोगी तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, सैलरी इंक्रीमेंट करा दूंगा, नहीं करोगी तो मैं डिमोशन करा दूंगा, एनुअल रिपोर्ट खराब कर दूंगा। तो कोई भी वो एक्टिविटी जो महिला को अनकंफर्टेबल फील करा दे बाय वे ऑफ वर्ड, बाय वे ऑफ एक्शन और बाय वे ऑफ एनी मूड, उसको हम सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन में कवर करते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। अब दूसरा आता है ऑफ वुमन। विमेन कौन है? तो यहां पर विमेन की डेफिनेशन है सिंपली विमेन ऑफ एनी एज, विमेन ऑफ एनी एज, वेदर वर्किंग और नॉट। मतलब कि जिस वर्क प्लेस पर यह कानून लागू होता है और जिस महिला के साथ ये सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, वो महिला उस वर्क प्लेस पर वर्किंग है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। अगर उस वर्क प्लेस के दायरे में उस महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है और करने वाला उस वर्क प्लेस का एम्प्लॉय है तो ये कानून लागू हो जाएगा और महिला को अधिकार होगा कि इस कानून के तहत जो भी एक्शन वो लेना चाहे ले सकती है। तीसरा है वर्क प्लेस क्या होता है। तो वर्क प्लेस साधारण सी भाषा में कि जहाँ पर बैठ करके आप अपने बिजनेस को चलाते हैं, आप अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, उसको वर्क प्लेस कहा जाता है। लेकिन अब वर्क प्लेस की डेफिनेशन काफ़ी एक्सटेंड हो गई है जब से वर्क फ्रॉम होम आ गया है, वर्चुअल मोड्स पर मीटिंग होने लगी हैं, या बहुत सारे कॉरपोरेट्स ऐसे भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को लाने और ले जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो अगर वर्चुअल मोड पर मैं अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और उस इंटरेक्शन के दौरान मैंने कोई भी ऐसी साइट खोल दी जो उस महिला को अनकंफर्टेबल फील करा दे, या कोई भी ऐसा गाना बज गया, कोई भी मेरे मुंह से, या कई बार आपने कोरोना के दौरान देखा होगा कि लोग ऊपर तो टाई वाई लगा के बैठते थे लेकिन नीचे हाफ पैंट में बैठे होते। ठीक है। तो अगर वो हाफ पैंट में बैठना भी सामने वाली महिला को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तो ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन में आएगा। और वो जो वर्चुअल मोड पर मीटिंग चल रही है, वो 2 अलग अलग वर्चुअल प्लेसेस जो हैं वो वर्क प्लेस की डेफिनेशन में कहा जाते हैं। अगर किसी कॉरपोरेट की तरफ से किसी महिला को लाने और ले जाने की, छोड़ने की सुविधा है तो वो जो बस है, वो जो कैब है, वो कैब भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में कवर होगी। अगर कोई महिला ऑफिस के काम से किसी तीसरे प्लेस पर जा रही है और अपने सहकर्मी के साथ जा रही है और ट्रेन में है, प्लेन में है, बस में है, कार में है, और वहाँ पर अगर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो जगह भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में कवर्ड होगी। ठीक बात है सर। इसमें एक शब्द और आता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। कई कमेटीज़ के आप सदस्य भी हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। आखिर ये क्या होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, और क्या वाकई में ये इस एक्ट के सपोर्ट में है या कभी कभी इसको मैनिपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? मैनिपुलेशन पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि इंटरनल कमेटी होती क्या है। देखिए, इस एक्ट में 2 तरह की कमेटीज़ बनाई जाती हैं, एक इंटरनल कमेटी और एक लोकल कमेटी। दोनों की एप्लीकेबिलिटी अलग है, डेफिनेशन वही है, वर्क प्लेस, महिला, सेक्सुअल हरेसमेंट। लेकिन जहाँ पर, जिस वर्क प्लेस पर, अब यहाँ वर्क प्लेस में किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है कि वो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, NGO है,
हॉस्पिटल है, स्कूल है, चैरिटेबल व्हाटएवर प्लेस इट इज़, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर वहाँ पर 9 से ज़्यादा यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। और एम्प्लॉय में एक चीज़ क्लैरिटी और दे दूँ कि एम्प्लॉय का मतलब फीमेल एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है, सारे मेल हैं तो भी ये एक्ट लागू काउंट अगर इतना है। कंडीशन सिर्फ इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन सिर्फ एक है कि उस वर्क प्लेस पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग कार्यरत होने चाहिए। अब कार्यरत होने वालों में भी और एक्सटेंशन है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही ज़रूरी नहीं है कि जो लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। मार्केटिंग का स्टाफ है, वो भी एम्प्लॉय माना जाएगा। मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, जैसे आपने ये स्टूडियो लिया और यहाँ पर आपने एडिटर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बुलाया कि भाई 2 घंटे के लिए आके काम करना, तो वो जो एडिटर होगा आपका, वो जो कैमरामैन होगा जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आ रहा है, वो भी इस 10 नंबर में शामिल हो जाएगा। 10 में इसको भी काउंट किया जाएगा। वो व्यक्ति जो रोज सुबह झाड़ू पोछा सफाई करके जा रहा है, वो भी इसमें का होगा। तो एम्प्लॉयर का मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हो, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में हो, थर्ड पार्टी के थ्रू हो, किसी एजेंट के थ्रू हो, कंडीशन ये है कि 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय होंगे तो ये एक्ट के अंतर्गत इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, गठित करना आवश्यक। जहां पर 10 से कम एम्प्लॉयज हैं उसके लिए जिम्मेदारी दी गई है सरकार को। कि सरकार एक लोकल कमेटी का गठन करेगी और वो लोकल कमेटी के गठन की जिम्मेदारी डिपेंड करता है, अगर जिला है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर है, हम तहसील में चले जाते हैं तो एडीएम के ऊपर या डिप्टी कलेक्टर के ऊपर है, मतलब उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहा जाता है। तो जो भी एरिया होगा वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो उस लोकल कमेटी का गठन करेगा। किसी ऑफिस में 9 या 9 से कम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सेक्सुअल हरेसमेंट होगा तो उसकी शिकायत लोकल कमेटी में जाएगी। 10 ऑनवर्ड्स हैं तो इंटरनल कमेटी में जाएगी और इंटरनल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है। सर, मैं फिर उस क्वेश्चन को एक्सटेंड करना चाहूँगा कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कहीं कोई लूफोल है जिसमें मैनिपुलेशन की जगह बसती है? ऑलवेज हेल्प्स या कहीं कोई गैप है? देखिए, लूपहोल तो हर लॉ में होता है और लॉ का जो बेसिक होता है, लॉ से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लीगल मोरालिटी। कानून हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, सब्जेक्ट टू कि आप उसको लीगल मोरालिटी के साथ यूज़ करें। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट बनाया गया था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसको महिलाओं ने हथियार बना करके एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सेम विद इस एक्ट में कोई कमी नहीं है, इस कमेटी में कोई कमी नहीं है। अगर कमी कहीं है तो इस कमेटी के यूज़ करने में, मतलब वो महिला अगर गलत तरीके से इस कमेटी की पावर्स का इस्तेमाल करती है, जो सेक्सुअल हरेसमेंट की घटनाएं उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करती है, बट इसके लिए भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि महिला को छूट है, इसके लिए भी सेफगार्ड्स हैं। अगर वो गलत कंप्लेंट करती है, उस पर मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। तो लूपहोल ऐसा एक्ट में कहीं नहीं है, कमेटी में कहीं नहीं है। अगर मिसयूज होता है, अब मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जस्टिफाई करना डिपेंड करता है जो उस कमेटी के मेंबर हैं, उनकी प्रूडेंस क्या कहती है। वो अपनी प्रूडेंस से ये एस्टेब्लिश करते हैं कि ये शिकायत जेन्युइन है या गलत है। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में सर महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं, उनके पास क्षमता भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतों में दिहाड़ी मजदूरों के साथ ये एक्ट कैसे व्यवहार करता है? ग्राउंड रियलिटी में क्या उन लोगों के राइट्स को ये प्रोटेक्ट कर पा रहा है? देखिए, एक टर्म होता है जागरूकता, अवेयरनेस जिसको कहते हैं। अवेयरनेस की हमारे देश में बहुत कमी है और उस कमी का बेसिक रीज़न है कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। एजुकेशन ही नहीं है, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। दूसरा, जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो लीगल एजुकेशन की या लीगल अवेयरनेस की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, ये आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। अब जो आपका सवाल है कि रूरल एरिया में वो महिला जो खेतों में काम कर रही है, वो महिला जो कहीं और काम कर रही है, तो पहली बात तो इस एक्ट का यूज़ करने के लिए दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना नितांत आवश्यक है। जो बेसिक कंडीशन होती है वो यही है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, अगर महिला अपने खेतों में काम कर रही है और उसके खेतों में कोई थर्ड पर्सन आकर के उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट करता है, छेड़खानी करता है, तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक बात। उसके लिए फिर हमारा जो पहले आईपीसी सीआरपीसी था, अब जो भारतीय न्याय संहिता नए कानून आ गए हैं 2024 से, उसके अंतर्गत फिर वो शिकायत दर्ज होगी। इस एक्ट का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर रूरल एरिया में जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप हैं
वहाँ पर अगर सेक्सुअल हरेसमेंट की कोई घटना होती है तो अगेन 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं तो उस एम्प्लॉयर के लिए इस कमेटी का गठन करना मैंडेटरी है और शिकायत इस कमेटी में जाएगी। 10 से कम है तो इस कमेटी, ये शिकायत जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास लोकल कमेटी में जाएगी। अब कैसे इसका इफेक्टिव यूज होगा, इसकी जिम्मेदारी इसी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर डाली गई है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जन जन तक इस बात की अवेयरनेस फैलाएंगे कि महिलाओं की सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर के अगर कोई घटना होती है तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह की एक कमेटी है। उन्हें पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इस कमेटी के पास अपनी शिकायत लेके आने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास है। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितना करते हैं इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। नहीं बिल्कुल सर। इसमें थोड़ा एक डिटेलिंग और दीजिए सर कि कंप्लेन करने की प्रक्रिया क्या है। वो महिलाएं जो जानती हैं कि ऐसा एक्ट अवेलेबल है, एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी से वो वाकिफ़ हैं, वो महिलाएं कैसे जाएं? और जो नहीं जानती हैं वो तो बट ऑब्वियस है कि वो थाने ही जाएंगी, उनके लिए आगे क्या प्रोसीजर है? दोनों पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कैसे शिकायत करेंगी, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस भी कार्यालय में इस कमेटी का गठन होता है उस कार्यालय में ये मैंडेट है कि उस ऑफिस के, उस वर्क प्लेस के विजुअल प्लेस पर, मतलब जहाँ पर हर आदमी की नज़र पड़ जाए आते जाते, वहाँ पर आपको इस कमेटी के गठन का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि ये कमेटी गठित है, इस डेट से गठित है और ये इसके मेंबर्स हैं और ये मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेंबर का मेल आईडी है। या आप मेंबर का नहीं देना चाहते तो आप एक जनरल मेल आईडी और जनरल फ़ोन नंबर देंगे कि अगर कोई शिकायत की घटना है तो आप इस मेल पर, इस फ़ोन पर उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो कमेटी जो गठित होती है उसमें 4 मेंबर्स का होना मैंडेटरी होता है। चेयरमैन उसकी महिला ही होगी और वो महिला उसी वर्क प्लेस की सीनियर ऑफिसर होना ज़रूरी है। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वहाँ पर कोई महिला काम नहीं कर रही है तो उस ऑफिस की अगर कोई एसोसिएट ब्रांच है, एसोसिएट ऑफिस, और वहाँ पर कोई महिला है तो आप उस महिला को भी इस कमेटी का चेयरमैन बना सकते हैं। रेस्ट 2 लोग आप ही के वर्क प्लेस के होंगे। 50% संख्या महिलाओं की होना ज़रूरी है। 4 में 2 महिलाएं होना ज़रूरी है और एक जो मेंबर है वो एक्सटर्नल मेंबर होना मैंडेटरी है। एक्सटर्नल का मतलब वो आपके वर्क प्लेस का नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल पर्सन, वो कोई एडवोकेट हो सकता है, वो कोई एनजीओ जो इसी सब्जेक्ट पर काम कर रही हो उसका मेंबर हो सकता है, या कोई भी जो इस विषय का जानकार हो इसका हो सकता है। लेकिन अभी आपने लूपहोल की बात करी तो मैं एक बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह दूँ। मेरा अपना मानना यह है कि कमेटी में 4 नहीं 5 मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर 4 हैं और डिसीजन 2 और 2 का हो गया तो फैसला कौन करेगा? ठीक है। तो जब भी इवन जब हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं वहाँ पर जब कोई बहुत डिस्प्यूटेड मैटर जाता है तो ऑड नंबर्स में बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है कि रेशियो एक डिसीजन की तरफ जा सके, इधर उधर हो जाए। तो यहाँ पर भी कम से कम, मतलब मैं जहाँ पर भी कमेटी गठित कराता हूँ तो मैं 5 मेंबर्स की कराता हूँ, इसीलिए 4 मैंडेटरी है, ज़्यादा हो सकते हैं, 4 से कम नहीं हो सकते, मिनिमम 4 होने चाहिए। तो अगर किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो महिला अपनी शिकायत इस कमेटी के सामने राइटिंग में दर्ज कराएगी, वर्बल नहीं। वर्बल आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन राइटिंग में कंप्लेंट हैंड रिटन और थ्रू मेल एनीथिंग। राइटिंग का मतलब राइटिंग में होना चाहिए, इट शुड बी ऑन पेपर पे ही हो, ज़रूरी नहीं आप मेल पे भेज सकते हैं। और वो शिकायत दर्ज कराने की भी टाइम लिमिट है। अगर जिस डेट पर आपके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है उस डेट से 3 महीने के अंदर। और अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं, मतलब एक बार हुआ आपने अवॉइड किया, 2 बार हुआ अवॉइड किया, तो जो लास्ट इंसिडेंस होगा वहाँ से उस इंसिडेंस से 3 महीने के अंदर आपको इस कमेटी के सामने शिकायत राइटिंग में दर्ज करानी होती है। मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो नहीं पता है शिकायत कैसे करनी है, या लिखी पढ़ी नहीं है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी बनती है। इट इज़ मैंडेट इन दी एक्ट। ये एम्प्लॉयर के ऊपर एक स्टैच्यूटरी लायबिलिटी डाली गई है कि वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेगी और एम्प्लॉयर इस शिकायत को दर्ज कराने में उस महिला की मदद करेंगे। एक प्रोविज़न और भी है कि मान लीजिए महिला खुद से नहीं कर सकती है तो कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है। वो थर्ड पर्सन उसके घर का, उसके परिवार का, उसका जानने वाला, या कोई सोशल वर्कर अगर तो वो चाहे तो उस महिला के बिहाफ पर भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा सर, ये एक्ट कितना स्ट्रिक्ट है? मतलब इसमें सज़ा का प्रावधान क्या है? ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है? बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात वहाँ पर आती है, या स्ट्रिक्ट और लीनियंट की बात वहाँ पर आती है जहाँ पर कोर्ट, कचहरी, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती।
एक लोकल कमेटी जिसकी मैंने बात करी, तो लोकल कमेटी में एक ये प्रावधान दिया है कि अगर लोकल कमेटी में कोई शिकायत जाती है और लोकल कमेटी को लगता है कि इस केस में पुलिस का इंटरवेंशन होना चाहिए, तो विद इन 7 डेज, शिकायत रजिस्टर होने के 7 दिनों के अंदर वो लोकल कमेटी रिकमेंड करेगी कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए। फिर वो महिला नहीं जाएगी, वो कमेटी उस एफआईआर को रजिस्टर कराएगी पुलिस के साथ में। अदर देन लोकल कमेटी, जो इंटरनल कमेटी है, इंटरनल कमेटी में पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस का रोल ना हो इसीलिए स्पेसिफिकली ये एक्ट बनाया गया है। और जो कमेटी होती है उस कमेटी को कोर्ट और पुलिस दोनों की पावर्स दी गई हैं कि आप इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और आप जजमेंट भी दे सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिक्ट ही उतना ही है जितनी कोर्ट्स होती हैं, क्योंकि जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको कोर्ट्स की सारी पावर्स होती हैं। वो किसी भी मेंबर को या किसी भी सदस्य को या किसी भी विटनेस को जो उस घटना से जुड़ा है, मान लीजिए किसी महिला ने शिकायत करी और उसने कहा कि फलाना आदमी इसका विटनेस है या वो एज ए विटनेस इसमें मेरी बात को सिद्ध कर सकता है, तो वो कमेटी उस आदमी को विटनेस के लिए बुला सकती है, जैसे कोर्ट बुलाता है। एफिडेविट पर उसका स्टेटमेंट ले सकती है, जैसे कोर्ट लेता है। तो जो कोर्ट की सारी पावर होती है, जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया ये कमेटी करती है। और वो कमेटी को अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो कमेटी जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है एज ए कोर्ट। बट पुलिस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। और अगर महिला उस सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं है, उस इंटरनल कमेटी के, देन शी कैन मूव टू द कोर्ट। ओके, तब कोर्ट जा सकती है। फिर भी इसमें मैक्सिमम कितना पेनल्टी है, कारावास मैक्सिमम कितना है, इसके बारे में? नहीं, कारावास तो है ही नहीं ना। मैंने कहा कि जब पुलिस नहीं है तो कारावास नहीं होगा। कोई क्रिमिनल केस नहीं दर्ज हो रहा है तो कारावास नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि जो कंपनसेशन है, शिकायत महिला ने दर्ज कराई तो कंपनसेशन उसको क्या मिलना चाहिए ये कमेटी डिसाइड करती है। और उस कंपनसेशन के डिसाइड करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि उस महिला को फाइनेंशियल नुकसान कितना हुआ है, उस महिला को इस सेक्सुअल हरेसमेंट की वजह से मेंटल ट्रॉमा कितना हुआ है, उसकी जो करियर का ग्रोथ है उस पर कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये सारे पैरामीटर हैं जिनके बिहार पर ये निकाला जाता है कि उस व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो सज़ा क्या होगी? वो सज़ा जेल नहीं होगी, वो सज़ा होगी कि अगर फाइनेंशियल टर्म में कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा तो उस व्यक्ति से वो पैसा रियलाइज़ करके उस महिला को दिया जाएगा। ठीक, अगर लगता है कि इसके यहाँ रहने से बाकी लोगों को भी खतरा है तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करने के बाद मान लीजिए कोई बड़ा कॉरपोरेट है तो आप एक तरीके से उसको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। ये होता है, ये कॉरपोरेट्स में बहुत होता है कि लोग वहाँ इस बात से डरते हैं कि अगर एक बार मुझे पॉश कमेटी के तहत गलत साबित कर दिया गया तो फिर वो कॉरपोरेट सारी जगह ये बात सर्कुलेट कर देती है, या नहीं करती तो किसी ना किसी तरह से वो सर्कुलेट हो जाता है, तो फिर आगे उसको जॉब मिलने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर सज़ा जेल के रूप में नहीं है, बट आपके करियर को रोक देता है, आपके ग्रोथ को रोक देता है, आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन देना पड़ जाता है। ये सारी सजाएं इसमें होती हैं और वो निर्भर करती हैं कि कमेटी किन सर्कमस्टांसेस में, किन एविडेंसेस के बिहाफ पर ये कंपनसेशन डिसाइड करती है। सर, एज एन एक्सपर्ट, और आप कई कमेटी में सदस्य भी हैं, आपको क्या लगता है कि कारावास का भी प्रावधान उसमें होना चाहिए था? नहीं, देखिए, पुलिस और कारावास की बात ना हो, और कारावास देखिए हमारा जो जनरल लॉ है, जो आईपीसी सीआरपीसी जो भारतीय न्याय संहिता बन गया है, उसमें भी कारावास ऐसे नहीं होता था। बहुत सारे कारावास, देखिए लॉ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो किसी को सज़ा देना नहीं होता है। लॉ का अल्टीमेट होता है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हम लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहने लगे, और लॉ का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये कि आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने काम को करें, और लॉ पहले आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो सज़ा का प्रावधान हमेशा बाद में होता है। तो यहाँ पर ऐसा देखिए, अगर कोई रेप की घटना हो जाती है तो रेप की घटना इसमें आएगी नहीं। सेक्सुअल हरेसमेंट बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कवर करता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय से कहा कि भाई तुम मुझे सेक्सुअली फेवर करो तो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगा, मैं रिपोर्ट अच्छी करके तुम्हारे प्रमोशन में हेल्प कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आप उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो ये सारी घटनाएं अब आप पुलिस में कहाँ सिद्ध करने जाएंगे? तो ये चीज़ें ना हो, और सज़ा का प्रावधान इतनी छोटी बातों में नहीं होता। आपको जो सज़ा मिल रही है यही बहुत बड़ी सज़ा है। अगर आप उससे आगे कोई घटना करते हैं, आप लड़की को छेड़ देते हैं, मार देते हैं, या उसके साथ कुछ ज़्यादा जाति कर देते हैं, तो फिर वो पुलिस में जा सकती है। इस कमेटी को छोड़ करके फिर जो नॉर्मल लॉ में प्रोसेस है कि पुलिस आपको बुलाएगी, इंटरोगेट करेगी, फिर आप
आपको अंदर करेगी, फिर आप बेल कराइए, फिर आपका केस चलेगा, वो नॉर्मल प्रक्रिया के तहत फिर आपका केस चलता रहेगा। लेकिन इस केस में जो आपका सवाल था कि इस एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि होना चाहिए। सज़ा का प्रावधान होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती से भी क्राइम हो जाता है। भाई आपने मेल भेजा और उससे गलती से कोई अटैचमेंट चला गया, और आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई गलती से अटैचमेंट चला गया, और सामने वाली महिला ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आपका कैरेक्टर ऐसा है कि आप वेल नोन है, कि आप वेल कैरेक्टर्ड आदमी हैं, और आपसे गलती हो गई, और पूरा ऑफिस जानता है इस बात को कि भाई अर्पित जी बहुत अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे कैरेक्टर के आदमी हैं, और वो महिला भी इस बात को मानती है। लेकिन एक इंसिडेंस होने की वजह से उसने शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन एनी हाउ ये इस्टेब्लिश हुआ कि वो गलती थी, तो फिर आपको सज़ा क्यों मिलेगी? लेकिन अगर यही बात पुलिस में चली जाएगी, तो पुलिस के अपने एक्सप्लॉइट करने के तरीके होते हैं, फिर उसके अदरवाइज मीन्स निकलते हैं। तो इसीलिए पुलिस का इंटरवेंशन ना हो, और एक एमिकेबली आराम से अक्रॉस द टेबल बैठा करके, और दोनों लोगों को मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, या महिला को अपनी बातें रखने का पूरा मौका नहीं मिलेगा। आपको जो एविडेंस देना है आप वो एविडेंस दीजिए, आप अपनी सेफ्टी में जो कहना चाहते हैं वो कहिए, और बाकायदा सारी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। और जो भी ऑर्डर वो कमेटी पास करती है उसमें सारे एविडेंसेस का रेफरेंस लेती है कि आपने क्या कहा, महिला ने क्या कहा, किसने क्या कहा, विटनेस ने क्या कहा, और फिर उन सारी चीज़ों पर वो अपना जजमेंट पास करती है। सर, अगर यहाँ पर कंपेयर करें कि पॉश एक्ट सिर्फ वर्क प्लेस के लिए बना हुआ है, और अगर कोई महिला अभी सड़क पर जा रही है और वहाँ उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उस केस को, और वर्क प्लेस में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वहाँ भी कोई एक अलग एक्ट होगा। इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंसेस होंगे? अर्पित जी, डिफरेंस नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है दोनों का। देखिए, जो ये पॉश एक्ट है ये स्पेसिफिकली वर्क प्लेस के लिए ही बनाया गया है। वो इसलिए कि महिलाएं अगर वर्क प्लेस पर कंफर्टेबल नहीं है अपनी सर्विसेज देने में, तो ये जो हमारा आर्टिकल 16 है संविधान का, जो कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो ये उसको वायलेट करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन होता है। राइट टू लाइव विद डिग्निटी, जो आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि राइट टू लाइव विद डिग्निटी। तो अगर मैं किसी वर्क प्लेस पर मैं महिला हूँ और मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे लगता है कि भाई मैं अकेली महिला हूँ और 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाली दे करके बात करते हैं, जिससे मुझे मेंटल प्रेशर होता है, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ये वायलेशन एक वर्क प्लेस पर ना हो, इसके लिए स्पेसिफिकली ये एक्ट बनाया गया है। अदरवाइज महिला सड़क पे चल रही है, उसके साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, घर में कोई घटना हो जाती है, या किसी भी प्लेस पे कोई भी घटना हो जाती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कानून पहले से हैं, और उन कानूनों के अंतर्गत वो कार्रवाई कर सकती है। वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना ज़रूरी नहीं, वहाँ पर तो आप हैं, वो घटना करने वाला व्यक्ति है, और थाना है। ठीक बात है सर। संस्थानों में जहाँ ये इंटरनल कमिटीज़ बन रही हैं, वाकई में ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितना इसे फॉलो किया जा रहा है, ज़मीनी हकीकत क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। कि सिर्फ बन रही हैं पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, वो भी बड़ा वाला। नॉट श्योर, मैं नहीं जानता कि कितनी बन रही हैं, कितनी नहीं बन रही हैं, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इस एक्ट का कंप्लायंस जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से संसद ने या कोर्ट ने चाहा था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को डायरेक्शन नहीं देती। अभी अगस्त 12 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, और उसमें उन्होंने हर स्टेट को ये डायरेक्शन दिया है कि उस स्टेट का जो लेबर डिपार्टमेंट है, उस लेबर डिपार्टमेंट के लेबर कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ जितने भी वर्क प्लेसेस संस्थान रजिस्टर किए गए हैं वो सब पे इंक्वायरी करके सरकार को रिपोर्ट दे, और स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को 4 हफ्तों के अंदर ये बताए कि कितने वर्क प्लेस पर इस कमेटी का गठन हो चुका है। दैट मीन्स कि इस एक्ट का कंप्लायंस अभी पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। और मुझे ये डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे डाउट है कि इस एक्ट का कंप्लायंस अभी सरकारी ऑफिसेज में भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्ट सरकारी और गैर सरकारी हर जगह लागू है। स्कूल्स में लागू है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लागू हैं, यूजीसी इसको लेकर के कई बार गाइडलाइंस दे सका है। जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे करके एक मेमोरेंडम निकाल चुका है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इस एक्ट की कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वहाँ पर इस एक्ट की कंप्लायंस अभी बहुत इफेक्टिवली नहीं हो रही है। और अभी स्टेट गवर्नमेंट ये रिपोर्ट जब फर्निश करेगी, 20 अक्टूबर को केस लगा हुआ है फिर से सुनवाई के लिए, तो 20 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या डेटा कोर्ट के सामने रखती है। तो ये सच्चाई आ जाएगी कि वाकई में इंस्टीट्यूशंस इस कानून का पालन कर रहे हैं या अभी सिर्फ खानापूर्ति में चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अगर वो एम्प्लॉयर या कोई कंपनी या संस्थान इन कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करती है तो क्या प्रावधान है? देखिए, पहली बात तो एम्प्लॉयर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि एक सरकारी मशीनरी में, पहले सरकारी हायरार्की को थोड़ा समझाता हूँ आपको कि भारतीय संविधान में 4 पिलर्स कहे गए हैं। पहला, सबसे ऊपर जुडिशरी को रखा जाता है, उसके नीचे हमारा लेजिस्लेशन आता है और उसके नीचे एग्जीक्यूटिव आती है। जुडिशरी का काम ये होता है कि अगर कहीं भी कोई चीज़ कानून के दायरे के बाहर जा रही है तो उसको रोकना ये जुडिशरी का काम है। और जुडिशरी सुओ मोटो भी ये काम करती है और बहुत बार जब हम जुडिशरी के पास जाते हैं तो ये काम करती है। इसके अलावा जो लेजिस्लेशन है हमारा, उस लेजिस्लेशन का काम है ज़रूरत के हिसाब से कानून को बनाना और समय दर समय उस कानून में अमेंडमेंट्स करना। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव लेवल आता है, उसकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो संसद ने कानून बनाया है और जिस ऑब्जेक्ट के साथ बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के साथ उस कानून का पूर्णतः अनुपालन हो। इस कानून के, पॉश एक्ट के अनुपालन के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो मैंने अभी वर्ड आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर शहर है, डिस्ट्रिक्ट है तो डीएम, उधर चले जाइए तो आप एडीएम। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी कि वो जनता में अवेयरनेस फैलाएगी कि इस तरह का कोई एक्ट है, इस तरह की कोई घटना होती है तो आप इस कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ऐसे दर्ज कर सकते हैं। दूसरी जिम्मेदारी है कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, वो नोडल एजेंसी कही जाती है इस एक्ट के लिए। उनके पास एक एनुअल रिटर्न फर्निश होना चाहिए, वार्षिक विवरणी जिसको कहते हैं। हर एम्प्लॉयर जिसके यहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, उसके यहाँ समिति का गठन करके हर 31 मार्च के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग को एक रिपोर्ट देनी होती है कि हमारे यहाँ साल में सेक्सुअल हरेसमेंट की इतनी घटनाएं हुई, इतनों का डिस्पोजल हो गया, इतने में सजा हुई, इतने में नहीं हुई, इतनी पेंडेंसी पर है। बट ना ये एनुअल रिटर्न कोई एम्प्लॉयर फाइल कर रहा है और ना नोडल एजेंसीज इस बात का संज्ञान ले रही हैं कि उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी है कि वो पता करें कि किन किन ऑफिसेस में ये कमेटी गठित है और एनुअल रिटर्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब एनुअल रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं तो उसका उपयोग कैसे होगा, सरकार उस पर अमेंडमेंट कैसे करेगी? और शायद इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट्स दिए हैं। और जो फाइनली अभी मैंने आपसे कहा कि 12 अगस्त 2025 पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है हर स्टेट गवर्नमेंट को कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके हमको ये रिपोर्ट सबमिट करें कि आपके प्रदेश में कितनी कमेटियां किन किन ऑफिसेस में गठित हो चुकी हैं और आगे की कार्यवाही क्या हो रही है। सर, हम उम्मीद करते हैं कि ज़मीनी हकीकत बदले। जिस उम्मीद के साथ ये एक्ट लाया गया है उसी उम्मीद के साथ ये एग्जीक्यूट भी हो। अरविंद जी, मैं आपकी बात को बीच में रोक के एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो, इसके लिए सिर्फ सरकार, ठीक बात, या एग्जीक्यूटिव या संसदीय जिम्मेदार नहीं, हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? अगर इस एक्ट की अवेयरनेस मुझे होती है और मेरे घर की कोई महिला किसी ऑफिस में कार्यरत है, तो क्या मैंने कभी उस ऑफिस से जाकर के ये पूछने की कोशिश करी कि आपके यहाँ कमेटी का गठन है कि नहीं है? या मैंने अपने घर की महिला को ये अवेयर कराया कि भाई देखे रहना इस तरह की कमेटी बनी है कि नहीं बनी, और कभी कोई बात हो तो मुझे बताना, इस तरह की एक प्रक्रिया, इस तरह का एक कानून है। तो अभी जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कानून क्यों जानना चाहिए, मैंने कहा था कि कानून ज़रूर जानना चाहिए। वो इसीलिए कहा था कि अगर आपको इस कानून के बारे में पता है तो आप कम से कम अपने घर की महिलाओं को प्रोटेक्ट तो कर पाएंगे। ठीक बात। आप उस महिला के एम्प्लॉयर से कह तो पाएंगे कि भाई आपके इस कमेटी का गठन होना ज़रूरी है, कहाँ बनी है, कहाँ डिस्प्ले है इसका, और ये करना उसकी स्टैच्यूटरी लायबिलिटी है, वो आपको मना नहीं कर सकता है। आप राइटिंग में उसको भेजिए कि भाई मुझे इस कमेटी के बारे में बताइए, बनी है कि नहीं बनी है। अगर वो नहीं बताता है दैट मीन्स कि वो वायलेशन कर रहा है, और वायलेशन कर रहा है तो ये बात आप सरकार को रिपोर्ट करिए, नोडल एजेंसी को बताइए, नोडल एजेंसी उस पर एक्शन लेगी। बट नोडल एजेंसी को भी जागरूक होने की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़मीनी हकीकत बदले, इसकी हम उम्मीद करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप कई कमेटी के सदस्य हैं, अधिवक्ता हैं, आपको क्या लगता है कि पॉश एक्ट आने के बाद व्यवहारिक रूप से कोई बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है।
कॉरपोरेट्स में, बड़े कॉरपोरेट्स में इसका कंप्लायंस आई थिंक 100% हो रहा है, और वहाँ पर कमेटी का गठन भी है, विजुअल प्लेस पर डिस्प्ले भी है, और वहाँ पर लोगों में ये डर बैठ गया है क्योंकि कॉरपोरेट्स में जनरली इंटरकनेक्शंस होते हैं। जितने भी बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो सब इंटरनली कलेक्टेड होते हैं, और अगर किसी भी एम्प्लॉय के कैरेक्टर पर कोई भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और स्पेशली ये कमेटी लगा दी, मतलब इस तरह की कोई रियल घटनाएं हैं, मेरे अपने जानने वालों में हुआ है कि अगर किसी ने शिकायत कर दी है तो जब तक उस शिकायत का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक वो एम्प्लॉय बहुत ट्रॉमा में रहता है। और ट्रॉमा में रहने के साथ साथ ये जो कमेटी है उसको ये पावर भी है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 90 दिन का समय होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, उस 90 दिन के अंदर अगर ये कमेटी चाहे तो उस व्यक्ति को सस्पेंड भी कर सकती है, उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकती है, उसकी सैलरी भी होल्ड कर सकती है। तो टर्मिनेट भी कर सकती है? टर्मिनेट नहीं करेंगे। Okay. टर्मिनेशन तब तक नहीं हो सकता, टर्मिनेशन की पावर कमेटी को नहीं है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड कर सकती है, टर्मिनेशन एम्प्लॉयर ही करेगा क्योंकि Okay. जिसने नौकरी पे रखा है वही निकाल सकता है। तो वो एम्प्लॉयर को रिकमेंडेशन देंगे कि भाई इनका जो कंडक्ट है वो इस ऑफिस में फर्दर नौकरी करने लायक नहीं है, तो इनको टर्मिनेट भी किया जाना चाहिए। अब ये डिसीजन एम्प्लॉयर लेगा कि निकाला जाए या ना निकाला जाए। बट इस एक्ट के आने के बाद और कमेटियों के गठन के बाद महिलाएं सिक्योर फील कर रही हैं, और पुरुषों में जो नोटोरियस नेचर के होते हैं, कई बार क्या होता है कि भाई आप पार्टी में गाना गा रहे हैं कि तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त, सब डांस कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन बगल में जो आपकी महिला बैठी है उसको नहीं अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि भाई ये तो सेक्सुअली रिमार्क है मेरे ऊपर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो उसने शिकायत दर्ज करा दी। तो आप अगर इंटेंशनली ये बात कर रहे थे तो आप सुधर जाएंगे, अनइंटेंशनली कर रहे थे तो आप इस बात का आगे ध्यान रखेंगे कि भाई अगर बगल में कोई महिला बैठी है और उसको गाना सुनना नहीं पसंद है तो मैं इस तरह का गाना नहीं गाऊंगा, या गाना गाऊंगा तो उससे मुखातिब होकर नहीं गाऊंगा, कहीं और देख के गा लूँगा। तो इसके आने से लड़कियां काफ़ी सेफ महसूस कर रही हैं, एक एनवायरनमेंट अच्छा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इसका फ़ायदा उठा रही हैं, मतलब लड़कियों को ही इसका फ़ायदा है। एक आध घटना ऐसी भी हुई है जहाँ पर फॉल्स कंप्लेंट हुई है, लड़कियों ने मिसयूज़ किया है इसका, और बाद में वो चीज़ गलत साबित हो गई। मतलब एक सरकारी विभाग की भी एक ये घटना है, आर्मी की है वो, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहाँ पर भी एक गलत शिकायत महिला ने कर दी थी। एक कॉरपोरेट की भी घटना है जहाँ पर गलत शिकायत हुई थी, और कमेटी ने अल्टीमेटली ये पाया कि ये शिकायत बेसलेस है, एविडेंसेस जो थे वो फोर्ज थे, और उस व्यक्ति के फेवर में बहुत सारी चीज़ें थी। तो कमेटी ने उल्टा फैसला सुनाया, यानी कि पुरुष को सज़ा देने के बजाय महिला को सज़ा दी। तो महिलाओं में भी इस बात का डर है कि ये दहेज वाला एक्ट नहीं है कि जहाँ पे हमने लिखाया कि हमें मारा गया, पीटा गया, डाउरी मांगी गई, ये छीन लिया, वो कर लिया, और कोर्ट जो है आंख बंद करेगी और सीधे कहेगी पहले तो अरेस्ट करके लाओ सास को, ससुर को, देवर को, जेठानी को, सबको उठा लाओ, बाकी तो फिर कार्रवाई। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में यही होता है कि आप थाने जाइए तो थाने वाला आपकी रिपोर्ट लिखेगा ही लिखेगा, और कोर्ट आंख बंद करके पहले तो कहेगी सबको अरेस्ट कर लो, सबकी बेल कराओ, फिर कार्रवाई चलेगी। तो एटलीस्ट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। महिला को भी पता है कि इंक्वायरी में मुझे पहले सारी चीज़ें, इसीलिए सज़ा का प्रावधान और नहीं जो आपने पूछा था कि भाई पहले क्यों सज़ा दे दी जाए, ये देखा जाएगा कि जो शिकायत है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो कई केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर महिलाओं ने फॉल्स कंप्लेंट करी, बाद में वो गलत साबित हुई तो सज़ा उनको मिली। तो एटलीस्ट महिलाओं में भी ये अवेयरनेस फैली कि हमें मिसयूज़, वो सेफ़ भी हैं और अवेयर भी हैं, और उन्हें ये पता भी है कि भाई अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये एक्ट हमारे खिलाफ भी जा सकता है। बल दोनों तरफ दिया गया है। दोनों तरफ दिया गया है। अच्छा सर, महिलाओं के लिए तो हमने खूब बात की, क्या LGBTQ+ वालों और पुरुषों को भी इनके इसमें इंक्लूजन मिलता है, या उनके लिए कोई अलग एक्ट है? नहीं, कोई एक्ट नहीं है, और इस एक्ट में तो कोई प्रावधान भी नहीं है, और अलग से भी कोई एक्ट नहीं है। Okay. और पुरुषों को लेकर के या इस एक्ट को न्यूट्रल जेंडर होना चाहिए, इस बात को लेकर के कई बार चर्चा हो चुकी है। इवन मैंने भी कोशिश करी कि भाई न्यूट्रल जेंडर हो चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल हरेसमेंट आज की डेट में किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल। और अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ सेक्सुअल हरेसमेंट की घटनाएं महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के साथ होती हैं, ये फैक्ट है। तो लेकिन पुरुषों के पास ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां पर जाकर के वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। तो अभी फ़िलहाल पुरुषों को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई एक्ट नहीं है, इस एक्ट में भी कोई प्रावधान नहीं है। पुरुषों के अलावा और जिन जेंडर्स का आपने नाम लिया उनके लिए भी अभी तक कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा सर, आपने जैसे कहा
कि कमेटी में 4 की जगह 5 मेंबर्स होने चाहिए, तो अपने एक्सपोजर, अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि इस कानून में, इस एक्ट में और क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं? बदलाव की बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं ये ज़रूर कहूंगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज़ हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो नोडल एजेंसी हो, पहले इस एक्ट को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराए। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके प्रॉस एंड कॉन्स पता चलेंगे। एक घटना का होना और 100 घटना का होना, आपके एक्सपेरिमेंट का दायरा बढ़ जाएगा, आपका जो सैंपल साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक बात है। कोई भी निष्कर्ष आप एक एग्जाम्पल पे निकालें और 100 एग्जाम्पल पे निकालें तो आपका सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा। तो बड़े सैंपल साइज पे जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बदलाव की ऐसे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होंगे तो क्या सही है, क्या गलत है, बातें आगे पहुँचेंगी, तब हमें लगेगा कि इसमें क्या बदलाव होना चाहिए। क्योंकि हर कानून में समय और ज़रूरत के साथ बदलाव होता है। तो जितना ज़्यादा जिस कानून की प्रैक्टिस होती है उतना ज़्यादा उसकी बारीकियां निखर के आती हैं, उसके लूप होल्स निकल के आते हैं। तब सरकार को लगता है कि हाँ, इसमें ये अमेंडमेंट या ये बदलाव होना चाहिए। तो ये एक्ट अभी जिस तरीके से अप्लाई होकर के प्रैक्टिकली लागू होना चाहिए, मुझे लगता है अभी उतना प्रैक्टिकल यूज़ इस एक्ट का हो नहीं रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई। अगर कोई महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करती है इस पॉश एक्ट के थ्रू, लेकिन एक महिला के अगेंस्ट में, तो क्या यह संभव है? नहीं, महिला के अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकता ना, इसका इंक्लूजन नहीं है ना। महिला के प्रति सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं करेगी। मतलब अभी जो सेक्सुअल हरेसमेंट की हम लोग बात करते हैं वो महिला वर्सेस पुरुष की बात होती है। महिला वर्सेस महिला या पुरुष वर्सेस पुरुष की बात इस एक्ट में नहीं है। इस एक्ट में नहीं। आपको लगता है कि किसी महिला ने आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है तो आप दूसरे कानून में जा सकते हैं। ठीक सर, हमें लगता है कि हमने एक गंभीर मुद्दे पे बात की जो बहुत ज़रूरी था। शायद मेरे परिवार में, मेरे मित्रों में भी लोग पॉश एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, और जानना, अवेयरनेस देना और अवेयरनेस रिसीव करना बहुत ज़रूरी है इस बारे में। बहुत ज़रूरी। आपका बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे पॉडकास्ट से जुड़े और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दिया। बहुत धन्यवाद। मैं अर्पित जी 2 बात कहता हूँ कि इस दुनिया में 2 तरह के नियम हैं, एक लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ लैंड। अगर आप लॉ ऑफ नेचर का अनुपालन करते हैं तो आप एक स्वस्थ भारत का निर्माण करते हैं, और अगर आप लॉ ऑफ लैंड यानी कि देश के कानून का अनुपालन करते हैं तो आप संवैधानिक भारत का निर्माण करते हैं। और इस संवैधानिक भारत के निर्माण में हमारी, आपकी और हर निवासी की बराबर की भागीदारी है। ठीक बात है। इसी नोट के साथ बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट के अंत तक बने रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हम वर्थ वॉचिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत धन्यवाद।